नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम डीकोड करने वाले हैं भारत की सबसे बड़ी पावर हाउस कंपनी एनटीपीसी के चौथी तिमाही के उन फाइनेंशियल्स को जो पहली नजर में एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स यानी विरोधाभास लगते हैं। जरा मार्केट का ध्यान खींचने वाले इस बड़े रहस्य को समझिए। एक तरफ हमारी वो पुरानी लीगेसी थर्मल पावर कंपनी है जिसका रेवेन्यू तो बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन प्रॉफिट 51% का रॉकेट जंप ले चुका है। और ठीक इसके उलट दूसरी तरफ इनकी एकदम नई चमचमाती ग्रीन एनर्जी सब्सिडियरी है जहां सेल्स 47% बढ़ने के बावजूद भी प्रॉफिट 15% नीचे गिर गया है। अजीब है ना? चलिए समझते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है। भाग 1, मूल कंपनी का उछाल। तो आइए सबसे पहले इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पेरेंट कंपनी के इस शानदार जंप को डिकोड करते हैं। अब अगर हम सिर्फ स्टैंड अलोन नंबर्स पर गौर करें तो कहानी काफी दिलचस्प हो जाती है। एनटीपीसी के नेट प्रॉफिट में सीधे 51.38% का एक मैसिव जंप देखने को मिला है। ये अमाउंट करीब 8,747 करोड़ रुपए बैठता है। और सबसे हैरानी की बात बताऊं, ये तब हुआ है जब उनका ऑपरेशनल रेवेन्यू असल में लगभग 2% गिरा है। मतलब बिना ज्यादा बिजली बेचे प्रॉफिट में इतना बड़ा उछाल। और देखिए, ये ट्रेंड सिर्फ स्टैंड अलोन तक सीमित नहीं है। कंसोलिडेटेड आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। रेवेन्यू के मोर्चे पर स्थिति एकदम फ्लैट रहने के बावजूद मुनाफे में 34% से ज्यादा का शानदार इजाफा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि रेवेन्यू और प्रॉफिट के बीच जो ये इतना बड़ा गैप आ गया है, ये जादू आखिर हुआ कैसे? तो बॉस, इसके पीछे का जो सीक्रेट है वो छिपा है रेगुलेटरी डेफरल अकाउंट्स और टैरिफ ट्रू अप्स जैसी अकाउंटिंग पॉलिसीज में। थोड़ा टेक्निकल लग रहा होगा, पर आसान शब्दों में समझें तो रेगुलेटेड पावर सेक्टर में यूटिलिटी कंपनियों को ये छूट होती है कि वो अपनी कॉस्ट के हिसाब से अपनी इनकम की टाइमिंग को एडजस्ट कर सकें। यानी पिछले खर्चों की भरपाई अब जाकर हो रही है, जिससे कागजों पर प्रॉफिट एकदम से बढ़ा हुआ दिख रहा है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ अकाउंटिंग का कमाल नहीं है। ग्राउंड लेवल पर भी कंपनी ने गजब की ऑपरेशनल एफिशिएंसी दिखाई है। उन्होंने फ्यूल कॉस्ट को काफी कम किया है और उनका प्लांट लोड फैक्टर यानी उनके प्लांट्स अपनी कैपेसिटी का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं वो 77.44% के शानदार लेवल पर रहा है। सही तरीके से कोयला खरीदना और फुल एफिशिएंसी पर काम करना, बस इसी कॉम्बिनेशन ने फ्लैट टॉप लाइन को भारी भरकम कैश फ्लो में बदल दिया है। और ये तस्वीर हमें एक बहुत ही क्लियर रियलिटी चेक देती है। हमारे जो पुराने पारंपरिक थर्मल प्लांट्स है ना, वो आज की डेट में असली कैश काउ बने हुए हैं। ये प्लांट्स लगातार कैश जनरेट कर रहे हैं जो पूरी कंपनी की फाइनेंशियल नींव को बेहद मजबूत बना रहा है। भाग 2, ग्रीन एनर्जी का दबाव। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से पर चलते हैं और समझते हैं कि रिन्यूएबल आर्म के मार्जिन्स पर इतना दबाव क्यों है। अब जरा एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के नंबर्स देखिए। इन्होंने करीब 47% की छलांग लगाते हुए अपना अब तक का सबसे ज्यादा क्वार्टरली रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। लेकिन ट्विस्ट यहीं पर है, इतनी बम्पर सेल्स के बावजूद साल दर साल नेट प्रॉफिट बढ़ने के बजाय 15.5% नीचे गिर गया। रेवेन्यू ऑल टाइम हाई पर और प्रॉफिट नीचे। ये सच में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। इसका सीधा सा जवाब है ग्रोथ की भारी कीमत। इस टाइम फ्रेम में खर्चे 60% तक बढ़ गए और 713 करोड़ रुपए के पार पहुंच गए। नए प्रोजेक्ट्स लगाना, भारी भरकम इन्वेस्टमेंट और ऑपरेशंस को तेजी से बढ़ाने की जो कॉस्ट है, उसी ने इतने शानदार रेवेन्यू को बॉटम लाइन यानी नेट प्रॉफिट तक पहुंचने ही नहीं दिया। तो यहाँ मेन टेक अवे ये है कि अग्रेसिव एक्सपेंशन के चलते एबिडा मार्जिन्स पर भारी दबाव पड़ रहा है। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिछले साल इसी क्वार्टर में करीब 90% के शानदार लेवल पर था, वो अब सिकुड़कर 84.9% पर आ गया है। कंपनी भले ही ऑपरेशनली प्रॉफिटेबल हो, लेकिन इतनी तेजी से फैलने की होड़ का असर मार्जिन्स पर साफ नजर आ रहा है। हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में शुरुआत में बहुत बड़ी कैपिटल की जरूरत होती है। जब तक नए सोलर या विंड प्रोजेक्ट्स पूरी तरह से शुरू होकर बिजली नहीं बनाने लगते, तब तक फाइनेंसिंग का भारी खर्च उठाना ही पड़ता है। इसीलिए प्रोजेक्ट की टाइमलाइंस और लोन के इंटरेस्ट की वजह से इन कंपनियों की क्वार्टरली अर्निंग्स में ऐसे बड़े उतार चढ़ाव आना बिल्कुल नॉर्मल बात है। भाग 3, क्षमता और संचालन। इन फाइनेंशियल नंबर्स की पूरी पिक्चर समझने के लिए हमें उस इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना होगा जो असल में ये सब ड्राइव कर रहा है। ये दो तस्वीरें पोर्टफोलियो की दो अलग अलग दुनिया दिखाती हैं। एक तरफ वो लेगेसी थर्मल प्लांट्स हैं जो रात दिन चलकर हमारी आज की डिमांड को पूरा कर रहे हैं,
और ठीक उनके साथ भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा के लिए मीलों तक फैले विशाल सोलर फील्ड्स तैयार किए जा रहे हैं। और ये बदलाव अब सिर्फ बातों में नहीं, जमीन पर दिख रहा है। FY26 में 5488 मेगावाट की नई रिन्यूएबल कैपेसिटी जोड़ी गई है। जरा सोचिए, ये आंकड़ा 3690 मेगावाट की नेट थर्मल कैपेसिटी एडिशन को काफी पीछे छोड़ देता है। फोकस एकदम क्लियर है, कंपनी अब पारंपरिक ऊर्जा से ज्यादा तेजी से ग्रीन एनर्जी की तरफ कदम बढ़ा रही है। इन सभी नई यूनिट्स के साथ पूरे ग्रुप की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एक बहुत ही इम्प्रेसिव 89,108 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये सीधा कंपनी को 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी के उस बड़े लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। लिटरली ये पूरे देश के एनर्जी लैंडस्केप को बदल कर रख देगा। भाग 4, ग्रीन ट्रांजिशन फंड। और अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। इस पूरे ग्रीन ट्रांजिशन को फंड कैसे किया जा रहा है? यहाँ की स्ट्रैटेजी कमाल की है। जो हमारे हाई प्रॉफिट वाले थर्मल एसेट्स हैं ना, वो एक तरह से इन हाउस ATM का काम कर रहे हैं। वो लगातार मैसिव कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं, जो सीधा 60 गीगावाट के रिन्यूएबल टारगेट को फंड कर रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा, कंपनी को मार्केट से अंधाधुंध कर्ज नहीं लेना पड़ रहा है और उनकी बैलेंस शीट ओवर लेवरेज होने से बच रही है। ये एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट है। सोचिए, एक ट्रेडिशनल यूटिलिटी दिग्गज कंपनी मार्केट में ग्रोथ स्टॉक वाले रिटर्न्स भी दे रही है और साथ ही अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा कल के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में भी लगा रही है। आज का प्रॉफिट सीधे सीधे कल की क्लीन टेक्नोलॉजी को पावर दे रहा है। लेकिन ये सब हमें एक बहुत बड़े और क्रिटिकल सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे ये ऐतिहासिक एनर्जी ट्रांजिशन आगे बढ़ेगा, इन पुराने कैश काउ थर्मल एसेट्स को कब तक इस ग्रीन ट्रांजिशन का बोझ उठाना पड़ेगा? और क्या रिन्यूएबल्स जल्द ही मार्जिन के मामले में अपने दम पर बराबरी कर पाएंगे? सोचने वाली बात है ना? इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।